नमस्कार दोस्तों, आज हम पुलिस भर्ती के जो 15 और 16 तारीख को पेपर होने वाले हैं उसके संबंध में बात करने वाले हैं। आज 13 और 14 2 दिन के पेपर हो गए। 2 दिन के पेपर के आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला है कि पुलिस में जो हमने याद नहीं की है उसमें क्या क्या आ रहा है। याद किए है राजस्थान जी के, इंडिया जी के जो इजी प्रश्न आ रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा हमने जिनकी उम्मीद नहीं की थी वो क्या क्या आ रहे हैं और उनको एक दिन में कैसे कवर करें, क्या पढ़े उनमें से। तो इस आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला है कि सर्वप्रथम तो आर्थिक समीक्षा प्राय हमने 21-22 वाली पढ़ी है और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो 20-21 की आर्थिक समीक्षा से पूछे जा रहे हैं। तो 20-21 की आर्थिक समीक्षा से लगभग हर पेपर में औसत 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं और हमारी आर्थिक समीक्षा 21-22 वाली तैयारी है, तो उस आधार पर हमारे तो उसमें से 1-2 ही प्रश्न सही हो रहे हैं। तो उन मैक्सिमम 5 प्रश्नों को सही करने के लिए अब क्या पढ़े एक दिन में, इस आधार पर हमने ये वीडियो तैयार की है। तो देखिए, आर्थिक समीक्षा 20-21 आर्थिक समीक्षा जो आती है उसमें जो बजट पेश होता है वो बजट हमेशा अगले साल का पेश होता है। जैसे मान लो कि इस बार फरवरी 22 में बजट पेश किया तो वो बजट होगा वर्ष 2022-23 का। आर्थिक समीक्षा 20-21 पे जो बजट पेश किया गया वो बजट था 2020। एक पहले ही पेपर में प्रश्न आया था कि राज्य का पहला पेपरलेस बजट जो 21-22 में पेश हुआ था, जो पिछला बजट था वो राज्य का पहला पेपरलेस बजट था 21-22 वाला। 21-22 का बजट राज्य का पहला पेपरलेस बजट है और जो राज्य का 2022-23 वाला बजट है वो राज्य का पहला कृषि बजट है। इतने साल सभी बजट एक साथ ही पेश हो सकते थे, इस बार पहली बार ही कृषि बजट को अलग से पेश किया है। किस बजट में? 2022-23 के बजट में ये प्रश्न आ चुका है। राज्य का पहला पेपरलेस बजट है 2021-22 का बजट है। अब बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद को जीडीपी भी कहते हैं। जीडीपी 2 मूल्य पर निकाली जाती है, एक तो स्थायी मूल्य पर और एक प्रचलित मूल्य पर। स्थायी मूल्य में कोई एक वर्ष आधार वर्ष मानते हैं, तो आधार वर्ष क्या है ये भी प्रश्न देख लेना, ये भी आ सकता है कि आधार वर्ष क्या है 2011-12। स्थायी मूल्य 2011-12 के आधार पर निकाला जाता है और प्रचलित मूल्य वर्तमान कीमतों पर निकाला जाता है। एक बात ये ध्यान रखनी है कि प्रचलित मूल्य हमेशा स्थायी मूल्य से ज्यादा आएगा, क्योंकि प्रचलित मूल्य इस साल जो कीमतें चल रही है उस आधार पर। मान लो कि चीनी की कीमत 11-12 में 30 रुपये थी और 2022 में 40 रुपये है, तो 40 वाले मूल्य ज्यादा आएंगे, 40 वाला का डाटा ज्यादा प्राप्त होंगे, तो प्रचलित मूल्य हर चीज का ज्यादा आएगा, स्थायी मूल्य कम आएगा। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी कितनी है? 6,43,222 करोड़ों में है ये सभी करोड़, और प्रचलित मूल्य पर है 9,57,912। जीडीपी की वृद्धि दर, अब अगले पेपर में क्या पूछ सकता है? जीडीपी की वृद्धि दर ये बहुत मोस्ट है। कोरोना काल के कारण जीडीपी वृद्धि दर माइनस में रही थी, स्थायी मूल्य पर तो रही थी 6.61%, स्थायी मूल्य पर -6.61% और प्रचलित मूल्य पर -4.11%। स्थायी मूल्य पर -6.61 और प्रचलित मूल्य पर -4.11। सकल राज्य घरेलू उत्पाद शुद्ध और सकल में क्या अंतर है कि सकल में तो मूल्य ह्रास साथ में शामिल होता है और शुद्ध में नहीं शामिल होता, तो शुद्ध वाला कम होगा और सकल वाला ज्यादा होगा। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 5,70,143। सकल है 6,43,000 और शुद्ध है 5,70,000, यानी जो भी डिफरेंस है वो मूल्य ह्रास का कट गया। इसमें 6,43,222 है, ये 5,70,143 और प्रचलित मूल्य पर है 8,62,633। अब है जीवीए, सकल राज्य मूल्यवर्धन का तीनों पेपरों में प्रश्न आए हैं। एक में तो पूछा था तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है? सेवाएं, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा। आज वाले पेपर में पूछा है कृषि का हिस्सा। अब ये ध्यान रखना है, जीवीए के मैंने स्टार भी कर दिए। जीवीए के अंदर प्रत्येक क्षेत्र का हिस्सा पूछ रहा है, तो प्रत्येक क्षेत्र का हिस्सा 2 तो पूछ लिए और उद्योग वाला भी याद करना है। उद्योग वाला 15 या 16 को कन्फर्म आएगा। अब ये जो कृषि उद्योग सेवाएं क्षेत्र गए, ये भी स्थिर और प्रचलित दोनों के आधार पर है, लेकिन जो पेपरों में है वो कौन सा है? प्रचलित मूल्य वाला।
ये तीनों है ना, ये पेपर में आई हैं और इनको भी लगभग में पूछा है। लगभग में 29.77 है तो इसको 30%, 24.80 है तो 25% और 45.43 है तो 45%। तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 100%। यानी जो देश की अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बंटी हुई है, राज्य की अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बंटी हुई है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र और सेवाओं को तृतीय क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? लगभग 30%। द्वितीय क्षेत्र उद्योग का हिस्सा कितना है? 25% और सेवाएं तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 45%। किस पर? प्रचलित मूल्य पर। और स्थायी मूल्य पर भी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा और लगभग ये आएगा। स्थायी मूल्य पर 29.45 कृषि का है, उद्योग का 28.15 है और सेवाओं का 42.40 है। अब है प्रति व्यक्ति आय। जो नेक्स्ट पेपरों में क्या क्या पूछा जा सकता है? एक तो हो गया जीडीपी की वृद्धि दर नेगेटिव रही है, एक जो सेवा और कृषि पूछ लिया उद्योग वाला, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय है स्थिर मूल्य पर तो है 72,297 और प्रचलित मूल्य पर है 1,09,386। स्थिर से प्रचलित हमेशा ज्यादा आएगी। स्थिर मूल्य पर 72,000 है और प्रचलित मूल्य पर 1,09,000। ये कोरोना काल के कारण जैसे अर्थव्यवस्था भी घटी है, ऋणात्मक हुई है, तो प्रति व्यक्ति आय भी घटी है। तो ये पिछले साल कितनी थी? ये जो डाटा है ना ये सभी डाटा आपको पेपर में दिया आएगा 2020-21। ये पूछेगा 2020-21 में जीडीपी कितनी है, 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है। पूरा का पूरा डाटा 2020-21 का है। तो 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 72,000 है, लेकिन इसकी तुलना करें इससे पिछले वर्ष से 2020 से 19-20 से तुलना करें तो उस टाइम थी 78,390, लेकिन 20-21 में कोरोना काल के घटकर कितनी होगी? 72,000। 78,000 से घटकर 72,000 हो गई और 1,15,000 से घटकर 1,09,000 हो गई। मेन यही डाटा याद रखना है, 72,000 और 1,09,000। स्थिर मूल्य पर 72,000, प्रचलित मूल्य पर 1,09,000। नेक्स्ट है कुल खाद्यान्न उत्पादन। इनका अभी तक प्रश्न नहीं आया है, लेकिन जब भी आर्थिक समीक्षा से प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुल खाद्यान्न, ऊर्जा, सड़कों की लंबाई, थोक मूल्य सूचकांक का प्रश्न निश्चित रूप से आता है। अब इन पेपरों में इस सारणी से प्रश्न आए हैं, लेकिन आपको ये तीनों डाटा, चारों डाटा एकदम कन्फर्म याद करनी है। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 271। ये लाख मीट्रिक टन में होता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 271, इतना याद रख लो। कुल खाद्यान्न उत्पादन 271। ऊर्जा है ये मेगावाट में होती है 21,836 दिसंबर 2020 तक। दिसंबर 2020 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? 21,836। सड़कों की कुल लंबाई है 2,69,028। 2,69,028। अब सड़कों का घनत्व कितना है? 78.61 किलोमीटर। और भारत में सड़कों का घनत्व कितना है? 152.04। यानी भारत के सड़क घनत्व का राजस्थान में आधा ही है। कितना है? 78.61 किलोमीटर सड़क घनत्व राजस्थान में। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक कितना है? 334.19। अब थोक मूल्य सूचकांक निकालने का आधार वर्ष याद करना है। वैसे आधार वर्ष है 2011-12, लेकिन थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष है 1999-2000। अब ये थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष चेंज भी हो गया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2020-21। 2020-21 में थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000 और थोक मूल्य सूचकांक 334.19। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा में दी गई जनांकीय की टेबल से संबंधित। इसमें हमने दो डाटा लिखे, एक राजस्थान का एक भारत का। जो पेपर में है वो राजस्थान का डाटा है, तो हम वीडियो में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। भारत का डाटा लिख दिया, आप देख लेना। मैं केवल राजस्थान का डाटा ही आपको बता रहा हूँ। तो दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की कितनी है? 21.3%। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 24.9। इसको आप गौर से देख लेना। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 24.9 है, तो जो शहरी और ग्रामीण है उनका जोड़ 100 होता है, तो जो ग्रामीण है वो कितनी हो गई ऑटोमेटिक? 75.1। ये ग्रामीण हो गई। अनुसूचित जाति जनसंख्या, ये भूल जाना कि ये मोस्ट है, ये नहीं है। पूरा का पूरा जो पेपर है इस सारणी से, इस टेबल से एक प्रश्न आ रहा है, तो आपको अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत जो भी आपको मोस्ट नहीं लग रहा है वो भी आपको याद करना है। यहाँ पे मोस्ट बिना मोस्ट कुछ नहीं है, जो पेपर में आ रहा है वो सभी मोस्ट है। तो आपको अनुसूचित जाति जनसंख्या 17.8%, अनुसूचित जनजाति 13.5%, लिंगानुपात 928, बाल लिंगानुपात पहले ही पेपर में आया था 888,
ट्रिपलेट लिंगानुपात। एक बात और, जो डाटा मतलब एकदम सरल है, जैसे क्षेत्रफल हो गया, कुल जनसंख्या हो गई, वो हमने इस सारणी में शामिल नहीं किया गया है। हम ये मानकर चल रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिक याद है। बाल लिंगानुपात कितना है? 888। साक्षरता 66.1। पुरुष की साक्षरता 79.2। महिला साक्षरता 52.1। अब देखो, जो आप प्राय याद नहीं करते वो कार्य सहभागिता दर पेपर में आ चुका है 43.6% कार्य सहभागिता दर। जन्म दर प्रति हजार, जो इतना डाटा था ना अभी कार्य सहभागिता दर तक, ये सभी डाटा 2011 की जनगणना का है। जो 2011 की जनगणना का नहीं है उसके आगे वर्ष लिख दिए। जन्म दर प्रति हजार 2018 कितनी है? 24.0। ये 2018 क्यों याद करें? क्योंकि ये सभी का सभी आर्थिक समीक्षा 2020-21 में आया हुआ है, और पूरा पेपर में जो 5% आ रहे हैं वो आर्थिक समीक्षा 20-21 की आ रही है। तो 2020-21 की आर्थिक समीक्षा में जन्म दर प्रति हजार 2018 के आधार पर निकाली गई थी, वो कितनी थी? 24। मृत्यु दर 5.9। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, भारत से तुलना कर दूं, क्योंकि भारत की तुलना में हमारी मृत्यु दर है वो क्या है? कम है। भारत की मृत्यु दर कितनी है? 6.2 और हमारी 5.9। शिशु मृत्यु दर कितनी है? शिशु मृत्यु दर है 37। ये दोनों डाटा याद रखना आप, शिशु मृत्यु दर राजस्थान और शिशु मृत्यु दर भारत। शिशु मृत्यु दर राजस्थान 37 है और शिशु मृत्यु दर भारत की 32 है। मातृ मृत्यु दर अनुपात, जो जन्म दर मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर है ये प्रति हजार पर थी। जो मातृ मृत्यु दर का डाटा है वो प्रति लाख पर दिया जाता है। तो जो मातृ मृत्यु दर है प्रति लाख, आगे लिख दिया प्रति लाख, और 2016-18 तो मातृ मृत्यु दर है 164। और जीवन प्रत्याशा जन्म के समय कितनी है? 68.7। जो शिशु मृत्यु दर निकाली है ना, शिशु मृत्यु दर हमेशा जीवित जन्मों के प्रति हजार जीवित जन्म के आधार पर निकाली जाती है। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म 2018 की कितनी है? 37 और भारत की है 32। बाद में राजस्थान का लिंगानुपात शहरी है 914 और ग्रामीण का है 933, और कुल हमने पहले ही देख लिया, वो तो आपको याद ही है 928। साक्षरता शहरी की है 79.70 और ग्रामीण की 61.40। ये जो भारत का डाटा भी उस सारणी में आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है, लेकिन पेपर पर गौर करें तो पेपर पर राजस्थान में डाटा आ रहा है, तो आप इस डाटा को एक बार देख लेना, क्या पता इनमें से आप क्या जाए, और आपको ये राजस्थान वाला पूरा डाटा है आपको बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना है, इसमें कोई कोताही नहीं करनी है। नेक्स्ट है महाविद्यालय की संख्या। सामान्य शिक्षा के लिए महाविद्यालय कितने हैं? सामान्य शिक्षा के लिए महाविद्यालय 2163। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कितनी है? 85। यूनिवर्सिटी 85 है। इनमें से राज्य वित्त पोषित तो है 27, निजी क्षेत्र के 51 और डीम्ड कितनी है? 7। कुल यूनिवर्सिटी 85 है और कुल महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के लिए 2163। 85 का वर्गीकरण करें तो राज्य की अपनी 27 है, निजी क्षेत्र की 51 है और डीम्ड 7 है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज कितनी है? 88। इंजीनियरिंग कॉलेज है 88। अब देखो IIT यानी भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में। IIM उदयपुर के अंदर है। IIIT है कोटा में और MNIT है जयपुर में। ये सभी प्रश्न आर्थिक समीक्षा से लिए गए हैं, इनको रट लेना। क्यों? अब देखो मेडिकल कॉलेज, ये प्रश्न कोई आने वाला है क्या? लेकिन पहले पेपर में दे दिया। मेडिकल कॉलेज कितनी है? 23। मेडिकल कॉलेज 23 और चिकित्सालय 107। इस आधार पर ये सभी हमें याद करनी है। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अभियांत्रिक महाविद्यालय। अब बैंक शाखाएं कितनी है? बैंक शाखाएं कह दो या बैंक कार्यालय कह दो, 7685 बैंक शाखाएं और बैंक कार्यालय कितने? 7685 सितंबर 20 तक। ये तो अपने आप पेपर में दिया होगा, आपको तो इतना याद रखना है बैंक शाखाएं है कितनी? 7685, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 से प्रश्न आ रही है, उसके अंदर सितंबर 20 तक का ही डाटा है। 2020 में पर्यटक कुल तो कितने हैं? 1,155,00,000 और विदेशी आए
4.46। हमें प्रश्न पूछेगा तो ज्यादातर विदेशी पर्यटकों को बचेगा याद। विदेशी पर्यटक कितने? 4.46। कुल पर्यटक है 155 लाख और स्वदेशी 151। स्वदेशी और विदेशी जुड़कर कुल हो गए। शहरी आबादी के टॉप जिले। अब देखो आज वाले पेपर में 14 तारीख वाले पेपर में 5वां बड़ा शहर पूछा है राजस्थान का। तो इस आधार पर आप एक को याद नहीं कर सकते, ये 500 आर्थिक समीक्षा में दिए, इनको 500 को याद करना है। शहरी आबादी के टॉप जिले प्रतिशत में, यानी उस जिले की कुल जनसंख्या के आधार पर प्रतिशत के हिसाब से निकाले तो शहरी आबादी का सबसे बड़ा जिला, शहरी आबादी के टॉप जिले में सर्वप्रथम है कोटा। इसकी 60.31% आबादी शहरी है। दूसरे नंबर पर है जयपुर 52.40%। प्रतिशत में केवल कोटा का याद रख लो, कोटा की 60.31 है। बाद में दूसरे स्थान पर जयपुर, तीसरे पे अजमेर, चौथे पे जोधपुर और 5वें पे बीकानेर। इनका क्रम याद रख लेना, कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, शहरी आबादी प्रतिशत के हिसाब से। और शहरी आबादी कम वाले जिले सबसे कम किस में है? डूंगरपुर में। दूसरे नंबर पर बाड़मेर, तीसरे पर बांसवाड़ा और चौथे पर प्रतापगढ़। शहरी आबादी सबसे कम है डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये चारों का क्रम है। अब औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था, औद्योगिक विकास को गति कौन प्रदान करता है? रिक्को। हमारे राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, खनिजों के भंडार है 81 प्रकार के। उनमें से 57 का क्या करते हैं? उत्खनन। बाकी का उत्खनन अभी शुरू नहीं हुआ है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सीसा, जस्ता, वोलेस्टेनाइट और सेलेनाइट इनका एकमात्र उत्पादक राज्य है। ये प्रश्न भी पेपर में आया था पहले में। किन धातुओं के उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है? तो उसमें सही ऑप्शन था सीसा और जस्ता। तो सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टेनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य, ये याद रख लेना। चांदी, कैल्साइट, जिप्सम का देश का पूरा उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में। चांदी, कैल्साइट और जिप्सम इन तीनों का देश का पूरा उत्पादन राजस्थान में है। और सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टेनाइट इनका एकमात्र उत्पादक राज्य है। 1 जुलाई 2020 को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल प्रारंभ की गई यूएम पोर्टल के स्थान पर। सभी प्रश्न अपने स्थान पर मोस्ट है, कोई भी प्रश्न इनमें से आ सकता है, लगातार याद करते रहो। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, ये भी पहले पेपर में प्रश्न आ चुका है। इसका पूछा था कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का किससे संबंध है? तो कृषि विपणन हेतु कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। यदि किसी दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है तो 1 से 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY-MI। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना MI का मतलब माइक्रो। तो इस योजना का है लघु सिंचाई में ड्रिप एवं फुहारा सिंचाई पद्धति पर आधारित। प्रभावी जल प्रबंधन व्यवस्था इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई में ड्रिप और फुहारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग है। उद्देश्य है प्रभावी जल प्रबंधन व्यवस्था। फंडिंग है 60:40। 60 तो है केंद्र की और 40 है राज्य की। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना को आप थोड़ा ज्यादा गौर से देखना, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रश्न बनने का चांस है। ये किस की योजना है? भारत सरकार और विश्व बैंक की 50-50 की योजना है अटल भूजल योजना। उद्देश्य है इसका गिरते भूजल को रोकने और भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए। अटल भूजल योजना का उद्देश्य है गिरते भूजल को रोकने और भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए। ये तो आपको नाम से पता चल जाएगा। 17 जिलों अटल भूजल योजना, राजस्थान के 17 जिले और 1144 ग्राम पंचायत, 1144 ग्राम पंचायतों में 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई। फंडिंग है भारत सरकार और विश्व बैंक की। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है अटल भूजल योजना में। नेक्स्ट है RSMML, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। यह राजस्थान सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है। उद्देश्य है खनिज दोहन में किफायती तकनीकों का उपयोग और खनिज आधारित योजनाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भारत के कच्चे तेल उत्पादन में राज्य का हिस्सा। कुल भारत के कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा है 22 से 23%। 22 से 23% हिस्सा है। बॉम्बे आई का 40% हिस्सा है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। बॉम्बे आई के बाद बॉम्बे आई अकेला 40% देता है और राजस्थान देता है 22 से 23%। तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब 1 मई 2019 को न्यूनतम मजदूरी, आर्थिक समीक्षा 2021 में 1 मई 2019 की न्यूनतम मजदूरी दी हुई है। तो अकुशल की तो है 225 रुपए। 2 मजदूरी दरें याद रख लो आप, एक अकुशल और एक उच्च कुशल। उच्च कुशल की 299।
एक कुशल की 225 और उच्च कुशल की 299, अर्ध कुशल की 200। नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन है प्रवासियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत लाए थे कोरोना काल में, वो था वंदे भारत मिशन। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है 1 सितंबर 2019 से प्रारंभ हुई। उद्देश्य है गरीब परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। प्रत्येक परिवार को सामान्य बीमारी हेतु तो 30,000 रुपये ही, सामान्य बीमारी के लिए 30,000 और गंभीर बीमारी हेतु 3 लाख रुपये, गंभीर बीमारी हेतु 3 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर। नवीन चरण प्रारंभ हुआ 23 जनवरी 2021 से। इसमें 2 कंपनियां मिली हुई है, न्यू इंडिया एश्योरेंस और राजस्थान स्टेट हेल्थ के मध्य, इन दोनों कंपनियों के बीच अनुबंध हुआ है। नेक्स्ट है जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा योजना का क्या उद्देश्य है? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। इसके लिए सरकार निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, इनको आप थोड़ा ज्यादा डीप से देख लेना। मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, इसका गठन हुआ 7 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। यानी मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री स्वयं ही। ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, जैसे नीति आयोग है उसी प्रकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। इसके उपाध्यक्ष है अरविंद मायाराम और 23 अन्य सदस्य थे मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। नेक्स्ट है सिल्कोसिस नीति। सिल्कोसिस नीति है 3 अक्टूबर 2019 से शुरू हुई। जो खाद्यान्नों में काम करने वाले हैं उनके सिल्कोसिस रोग हो जाता है तो उनके लिए शुरू हुई। तो खाद्यान्नों में काम करने वाले पहचान, पुनर्वास, रोकथाम और नियंत्रण, ये सिल्कोसिस नीति का उद्देश्य था। अब है पुरस्कार और सम्मान। जो आर्थिक समीक्षा में पुरस्कार और सम्मान दिए वो देखो। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में राजस्थान ने 3रा स्थान प्राप्त किया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में न्यूनतम दुर्घटना अवार्ड रोडवेज को, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को। बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री, देश में बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन कौन है? जयपुर को। बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री, देश के अंदर वाइल्ड लाइफ रणथंभौर है। सेकंड लग्जरियस ट्रेन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सेकंड लग्जरियस ट्रेन कौन सी है? पैलेस ऑन व्हील्स। तो ये आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा में जो 4-5 प्रश्न आते हैं वो इनसे बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। और इनके अलावा जो पेपर में, हर एक पेपर में 2 या 3 प्रश्न योजना से पूछे जा रहे हैं। जैसे पहले पेपर में एकल नारी समान पेंशन योजना, युवा संबल योजना का प्रश्न आया था, बाद में सहयोग योजना का और जो सैनिटरी नैपकिन वाली योजना है, उड़ान योजना, उनका प्रश्न आया था। ये सभी योजनाएं हमने हमारे चैनल पर पहले ही, परीक्षा से पहले ही 3 वीडियो राजस्थान की योजनाएं बनाई है, उनमें से आई है, उनसे बाहर नहीं जा रही है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लेना, क्योंकि जो 2 या 3 प्रश्न योजना क्या रहे हैं वो उन वीडियो से आ जाएगा। धन्यवाद। और नेक्स्ट है जो पोक्सो एक्ट और अनुच्छेद, इनका भी वीडियो जल्दी उपलब्ध करा रहे हैं आज ही।